नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। पुराने साल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले तो कुछ नए साल में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। बात चाहे एजुकेशन से जुड़ी हो या फिर नाम बदलने को लेकर, बात चाहे राम मंदिर की हो या फिर सेंट्रल विस्टा की हो, कुछ बदलाव हो चुके हैं, कुछ होने बाकी है। आज हमारी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे साल 2022 में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और साल 2023 क्या नई सौगातें और बदलाव लेकर आ रहा है। हर साल की तरह 2022 भी कई खट्टी और कई मीठी यादें छोड़कर जा रहा है। इस साल भी कई राजनीतिक घटनाएं सुर्खियों में रही। कुछ घटनाओं ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का काम किया, वहीं कुछ ने देश में एक नया इतिहास रच दिया। आइए 2022 के ऐसे ही कुछ बड़े और प्रमुख बदलावों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस साल को एक नई दिशा दी है। चाहे बात शिक्षा की हो या फिर टेलीकॉम सेक्टर की, चुनाव की हो या सत्ता परिवर्तन की, कई ऐसे बिंदु रहे जिन्होंने 2022 को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 में देश में कई बदलाव हुए, चाहे वो शिक्षा को लेकर या फिर आरक्षण को लेकर या फिर किसी नाम को बदलने को लेकर हो। ऐसी कई घटनाएं हुई जो साल 2022 के सीने पर छाप छोड़ गई। शिक्षा जगत की बात करें तो साल 2022 शिक्षा जगत को पुराने ढर्रे से नए बदलाव की ओर लाने में जुटा रहा। स्कूलों का पूरा एकेडमिक सेशन इस साल कोरोना के खतरों से दूर रहा। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का डर कम हुआ तो स्कूल कॉलेजेस के कैंपस में बाहर नजर आई। लेकिन वहीं इस बीते साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने का असर एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा दिखा। छात्र कॉलेजेस में एडमिशन से लेकर बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव के दबाव में नजर आए। अगर ये कहा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के असर को लेकर छात्रों के जहन में साल 2022 हमेशा यादगार साल रहेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ हम आपको शिक्षा जगत के 4 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। पहला है CUET से एडमिशन का नियम। इस साल पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पहली बार UGC की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 2022 में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के पहले चरण में आयोजित किए गए। ये CUET परीक्षा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए लिया गया टेस्ट है। साल 2022 में करीब 2,50,495 छात्रों को CUET के लिए स्लॉट आवंटित किए गए, जबकि 1,91,586 परीक्षा में शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि CUET के इम्प्लीमेंटेशन को कई तरह के विरोधों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फिर से पुराने पैटर्न पर परीक्षाएं। CBSE बोर्ड ने साल 2021 में टर्म एग्जाम आयोजित किए, जो फिर से दोबारा पुराने पैटर्न पर वापस आए। CBSE ने कहा कि टर्म एग्जाम का फॉर्मूला केवल एक बार के लिए था। अब जब स्कूल अपनी पूरी क्षमता से चल रहे हैं तो बोर्ड अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से ही परीक्षाएं आयोजित करेगा। UGC का नया करिकुलम फ्रेमवर्क। UGC ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क घोषित किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत तैयार ये करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क छात्रों के लिए एक इनोवेटिव और लचीला उच्च शिक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। UGC ने इस पाठ्यक्रम को स्नातक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट ढांचे के साथ विकसित किया। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को UGC द्वारा पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई। होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पर जोर। फ्लेक्सिबल करिकुलम स्ट्रक्चर, मल्टीपल एंट्री एग्जिट की अनुमति और री एंट्री विकल्प मौजूद होगा। 1 साल 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद UG प्रमाण पत्र, 2 साल बाद UG डिप्लोमा, 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर के बाद स्नातक की डिग्री, 4 साल बाद स्नातक की डिग्री ऑनर्स में, चौथे साल मुख्य रूप से शोध आधारित शिक्षा के लिए होगा। अग्निवीर योजना हिंसक विरोध। शिक्षा और रोजगार के जगत में इस साल बड़ा बदलाव तब आया जब भारतीय सेना में भर्ती के लिए पहली बार कोई अग्निवीर जैसी स्कीम लॉन्च की गई। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 50 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी।
इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने पर 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। इस योजना का हर तरफ विरोध हुआ। ये विरोध कई स्थानों पर हिंसक हो गया। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। यही नहीं, साल 2022 में ही देश को आजादी के बाद पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिली। खास बात ये भी है कि वो देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। कांग्रेस को मिला गैर गांधी अध्यक्ष। 2022 में कांग्रेस को तकरीबन 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। 17 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। शशि थरूर को एक तरफा मुकाबले में हराकर खड़गे इस पद पर काबिज हुए। वो पिछले 2.5 दशक में गांधी परिवार से बाहर के पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं। खड़गे केंद्रीय मंत्री के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। कर्नाटक से आने वाले खड़गे दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और अभी भी राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया। अब राजपथ को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। 7 सितंबर को एनडीएमसी की एक अहम बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में औपनिवेशिक सोच दर्शाने वाले प्रतीकों को समाप्त करने पर जोर दिया था। ऐसा नहीं था कि मोदी सरकार ने पहली बार नाम चेंज किया हो। इससे पहले भी मोदी सरकार के आते ही रेड क्रॉस रोड का नाम बदलकर लोक कल्याणक मार्ग कर दिया गया था। कई रेलवे स्टेशनों के नाम भी ऐसे बदले गए। सरकार का तर्क है कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी का कोई भी प्रतीक नहीं रहना चाहिए। सब कुछ न्यू इंडिया वाले विजन को ताकतवर करने वाला साबित होना चाहिए। साल 2022 भारत में टेलीकॉम सेक्टर के लिए शानदार रहा। जहां एक और पीएम मोदी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर 8वीं स्पेक्ट्रम नीलामी से अब तक का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। देश भर के 50 शहरों में अब तक 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अक्टूबर से सेवाएं शुरू कर दी। 5G सेवा ग्राहकों को 4G की तुलना में 10 गुना तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम है। 5G आने वाले समय में भारत की प्रतिष्ठा, प्रोफाइल और शक्ति को वैश्विक स्तर पर इतना बढ़ाएगा जितना पहले कभी नहीं बढ़ा। आज की तेजी से बदलती दुनिया में एक पुनरुत्थानशील भारत को शीर्ष पर लाने के लिए 5G जैसी सर्विस की जरूरत थी। भारत पर 5G का कुल मिलाकर आर्थिक प्रभाव 2035 तक 400
महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी छिन गई तो बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव से बगावत कर दी। बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पंजाब और हिमाचल के चुनाव परिणाम। इस साल हुए चुनावों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। फरवरी 2022 में हुए चुनाव में पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू में पूरा विपक्ष साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। इस जीत के साथ ही केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर दिया गया। वहीं नवंबर में हुए हिमाचल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत के साथ वापसी करती नजर आई। कांग्रेस को 68 में से 40 वोटों से पूर्ण बहुमत मिला, जबकि भाजपा केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई। इस बार हिमाचल में प्रियंका गांधी का चुनावी कौशल देखने को मिला। प्रियंका ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी नाराजगी दूर की, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने प्रदेश में 8 रैलियां की। आम कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनी। इस जीत में प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान रहा। बहरहाल चुनावों से सत्ता परिवर्तन तक, शिक्षा से लेकर टेलीकॉम तक कई बदलाव 2022 में हुए। इन बदलावों को शायद ही कोई भूल सके, लेकिन ये भी तय है कि 2023 भी नए बदलावों और चुनौतियों के साथ आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 के गुलदस्ते में आपके लिए क्या कुछ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की 2022 के उन बड़े कामों की जिन्होंने एक नया इतिहास रचा। अब हम आपको बताएंगे 2023 में क्या कुछ नया होने वाला है। उम्मीदों से भरा साल 2023 नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स और कई बड़ी सौगातें हैं जो इस साल मिलने वाली है। राम मंदिर से लेकर सेंट्रल विस्टा तक कई बड़े निर्माण इस साल पूरे होंगे। वहीं इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के भी कई नियमों में बदलाव होगा। जीएसटी, इक्वायरेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। इनके अलावा भी ऐसे कई नियम हैं जो 2023 में बदले जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2023 नया साल, बहुत कुछ उम्मीदें और कुछ बड़े बदलाव लाएगा। 2022 में कुछ सपने जो अधूरे रहे वो पूरे होंगे, चाहे बात राम मंदिर की हो या नए संसद भवन की, जिनकी सौगात 2023 में मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। 1800 करोड़ के लागत से बन रहे राम मंदिर का निर्माण 2023 में पूरा हो जाएगा। जानकारों की माने तो जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रहा परिक्रमा पथ का काम 50% तक पूरा हो चुका है, जबकि स्वरूप मंदिर के चबूतरे को पूरा कर लिया गया है। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर निर्माण का स्वरूप दिखाई देने लगा है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर निर्माण में प्लिंथ निर्माण का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण जून महीने से शुरू हो गया था। पहली मंजिल पर ही गर्भगृह का निर्माण होना है। अभी इसकी चौथी लेयर का निर्माण पूरा होने को है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अनिल मिश्र ने कहा था कि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए चबूतरा तैयार करने का कार्य चल रहा है। करीब 21 फुट ऊंचा ये चबूतरा ग्रेनाइट पत्थरों से तैयार किया जा रहा है, जिसमें 17,000 पत्थर लगाए जाएंगे। इसमें से करीब 5,000 पत्थर अब तक लगाए जा चुके हैं। प्रथम तल 2023 तक पूरा हो जाएगा। अगस्त के अंत तक प्लिंथ के 350 गुणे 250 क्षेत्र पर ग्रेनाइट पत्थरों को लगाने का काम पूरा हो जाएगा। उसके पूरे बेस पर मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा। 1200 टेक्नीशियन कर रहे नक्काशी।
भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर के राजस्थानी बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। ट्रस्ट ने बताया कि बलुआ पत्थरों की नक्काशी और निर्माण का काम शुरू हो गया है। लगभग 1200 कुशल टेक्नीशियन राजस्थान में खदानों और वर्कशॉप्स के साथ साथ श्री राम मंदिर कार्यस्थल पर भी काम में लगे हुए हैं। पत्थरों की गुणवत्ता और नक्काशी की कारीगरी की निगरानी बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा और कार्यान्वयन एजेंसियों लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स द्वारा की जा रही है। 5000 भक्तों के लिए प्रतीक्षालय, पानी की सुविधाएं। ट्रस्ट ने बयान में कहा, परकोटा की सुपर संरचना का निर्माण बंसी पहाड़पुर जिला भरतपुर से नक्काशीदार लाल राजस्थान बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया जाना प्रस्तावित है। आरसीसी रिटेनिंग वॉल और परकोटे की नींव का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर है। श्री रामलला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र में जूते और अन्य निजी सामान जमा करने की सुविधा, 5000 भक्तों के लिए प्रतीक्षालय, पीने का पानी, शौचालय और अन्य सुविधाओं की योजना बनाई गई है। इन मंदिरों को भी बनाने की योजना। श्री राम जन्मभूमि परिसर के शेष क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें यज्ञ मंडप, अनुष्ठान मंडप, संत निवास, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय आदि जैसी अन्य सुविधाओं के अलावा ऋषि वाल्मीकि, आचार्य वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, निषाद, जटायु और माता शबरी के मंदिरों की योजना बनाई गई है। वहीं हरित क्षेत्रों पर अधिकतम ध्यान दिया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि परिसर भक्तों के अनुकूल हो। 2023 में एक और सौगात जो देशवासियों को मिलेगी, उसमें दूसरा नाम है लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन का। नए संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है। कई बार आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि जब संसद भवन है तो नए की क्या जरूरत है। तो आइए बताते हैं कि आखिर क्यों बनाया जा रहा है नया संसद भवन और इसकी खासियत क्या है। दरअसल पुराना विशाल संसद भवन करीब 6 एकड़ क्षेत्र में बना है और ये दुनिया के विभिन्न देशों के सबसे विशिष्ट संसद भवनों में से एक है। 144 मजबूत स्तंभों पर टिका वर्तमान संसद भवन करीब 95 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। अगर पुराने संसद भवन की स्थापना के बारे में बात करें तो संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को तब के महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में 6 साल लगे और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत आई। करीब 95 साल पुराने इस भवन के निर्माण के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है, जहां संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया। नए संसद में बैठने की व्यवस्था बढ़ाई। अब अगर संसद में सांसदों के बैठने की व्यवस्था की बात करें तो अभी लोकसभा में 590 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, जबकि नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। इसके अलावा दर्शक दीर्घा गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा। राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता 280 से बढ़कर 384 होगी। संयुक्त सत्र के दौरान नई लोकसभा में भी 1272 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर लंबे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस दौरान अधिकारियों के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण कार्य तय समय के अनुसार चल रहा है और सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब तक 62% काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष 30 अक्टूबर तक संपूर्ण काम पूरा होने और दोनों सदनों को सौंपे जाने की संभावना है। यानी साफ है कि काम इसी रफ्तार से सुचारू रूप से चला तो संसद का आगामी शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होने की उम्मीद है। एक नजर नए संसद भवन की खूबियों पर डालें तो नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय है, जिसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर होगा, यानी कि वर्तमान संसद भवन से बड़ा होगा। वहीं नए संसद भवन का निर्माण कुल 64,500 वर्ग मीटर भूमि पर किया जा रहा है, जो कि 4 मंजिला है। यह इमारत पूर्ण रूप से भूकंप रोधी इमारत होगी।
इसके निर्माण कार्य में एक बार में 2000 लोग काम करेंगे, जबकि करीब 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी है और राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है। आम लोग इसे देख सकेंगे और इसी के साथ नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। वैसे बता दें कि नए भवन के निर्माण के बाद भी पुराने भवन का उपयोग जारी रहेगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। पुराने संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही केंद्र सरकार नई सौगात देगी। 2023 में 4 एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं 3 अंडरपास भी शुरू होंगे, जिससे रिंग रोड और अन्य मार्गों पर लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, आश्रम फ्लाईओवर, सराय काले खां अंडरपास, अप्सरा फ्लाईओवर शामिल हैं। इसके अलावा साल 2023 की शुरुआत से ही कुछ जरूरी नियम भी बदलने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी, ई इनवॉइसिंग, सीएनजी, पीएनजी के भाव और गाड़ियों की कीमत से जुड़े बदलाव शामिल हैं। नुकसान पर तय होगी बैंकों की जिम्मेदारी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुद्दों पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। वाहनों की खरीदारी होगी महंगी। नव वर्ष 2023 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जिनमें एमजी मोटर, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी और मर्सिडीज बेंच जैसी कंपनियां शामिल हैं। जीएसटी के ई इनवॉइसिंग से जुड़े नियम बदलेंगे। जीएसटी, ई इनवॉइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई इनवॉइसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा। पैन कार्ड, आधार से लिंक जरूरी। आयकर विभाग ने शनिवार को परामर्श जारी किया कि जो पैन अगले साल मार्च के अंत तक आधार से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि ये बदलाव जनवरी महीने से ना होकर अप्रैल महीने की पहली तारीख से लागू होगा। बहरहाल हर नया साल अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता है, जो आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। बहरहाल उम्मीद यही है कि साल 2023 खुशियों और उम्मीदों से भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।